नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है हेल्थ शो में। हमेशा की तरह हेल्थ शो में बात करेंगे सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं और समाधानों की। आज का हमारा टॉपिक है आइज़, नेत्र, यानी आँखों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ेज़ हैं, उनके क्योर क्या हैं, उनकी प्रिकॉशंस क्या हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे आज के हेल्थ शो में। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस पांडव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एडवांस आई सेंटर PGI MER चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच और सब श्रोताओं को नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, तो आज का टॉपिक सबसे पहले तो हम इसे आज कल के मौसम से जोड़कर जानना चाहेंगे कि जिस तरह बारिशों का मौसम है और ये इस माहौल में इन्फेक्शंस का जो है वो ज़्यादा रहता है कि जल्दी हो जाती हैं, आइज़ तो बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो क्या पर्टिकुलर डिजीज़ेज़ हैं जो इस मौसम से जुड़े हैं? जैसे आपने बताया कि जो इन्फेक्शंस हैं वो कॉमन होते हैं इस मौसम में, क्योंकि थोड़ा हॉट है वेदर और ह्यूमिड है, तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ईजिली कर जाते हैं, तो इसलिए इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें आई में खासकर जो आँखों की जो कंजक्टिविटिस जिसको कहते हैं, जैसे रेड हो जाती है आँख, तो आँखों की लाल हो जाना, पानी आना, उसमें इरिटेशन होएगी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इस मौसम में हो सकती हैं और वो एक दूसरे से लगती भी हैं, वो कंटेजियस है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में। काइंड ऑफ वायरल है जो अगर आप आसपास हाँ, वायरल इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वायरस होगा या फिर बैक्टीरिया होता है। वायरल ज़्यादा कॉमन होता है और जल्दी फैलता भी है। जी, प्रिकॉशंस क्या करने चाहिए? प्रिकॉशन वही है कि जब भी किसी को ऐसा हो तो थोड़ा इग्नोर ना करें उसको, और क्योंकि ये कॉन्टेजियस है, ये लोगों को एक दूसरे से फैलता है, तो इसका जो फैलना है उसको रोकने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो है आप दूसरों के कांटेक्ट में ना आए, और अगर किसी को है तो उससे जब बात करेंगे या मिलेंगे तो हाथ ना मिलाएं, अगर मिलाएं तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, और उनके जो आर्टिकल्स हैं जिनको वो छूते हैं तो उनको थोड़ा सा सैनिटाइज़ करते रहें। अगर घर में हैं तो जैसे वाशरूम्स हैं, दरवाजे हैं, उनके नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं, क्योंकि उनमें हाथ लगता है उसमें, तो जैसे आँख में पानी आ रहा है उसमें वो हाथ आपके उसमें लग गया तो वो वो हो जाता है, तो वो दूसरे तक फैलेगा। और जो जिनको ये है वो उसका ध्यान रखें कि वो अपने हाथ से ना छुएं, अपना कोई धुला हुआ रुमाल या टिश्यू पेपर रख के उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ करें, या उसको अच्छे से वॉश करके, ताकि वो दूसरों के कांटेक्ट में ना आए। कोई ऐसी तो बेसिक मेडिसिन भी होती है या ऐसा, क्योंकि जो वायरस होगी उसमें मेडिसिन आमतौर पे काम नहीं होती, उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो वायरस का अपना साइकिल है, एक बार आएगी, हफ्ता 10 दिन उसने रह के फिर वो अपने आप चले जाते हैं। उसमें ज़रूरी यही है कि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो अगर वो बहुत सीवियर है तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, तो उसमें फिर हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अगर माइल्ड फॉर्म है तो उसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ आपको हाइजीन मेंटेन करना है। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्योंकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं, कुछ सिंपल लुब्रिकेंट्स या कुछ उस तरह से दिए जा सकते हैं। जनरली आई ड्रॉप्स डाल लेते हैं लोग, आई ड्रॉप्स डालते हैं, हाँ, वो कंफर्ट के लिए होता है, और उससे ये कि जो वायरल लोड है वो कम हो जाता है। ऐसा कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल की ज़रूरत नहीं होती है आमतौर पे। जी, इसी से संबंधित जो वेदर चल रहा है तो हमने बाहर लोगों से भी बात की स्टूडियो में, आइए देखते हैं। हाँ, ज़रूर। आँखों में खारिश हो रही है, पानी निकलता है जी आँखों से, और खारिश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी की वजह से बहुत मुश्किल प्रॉब्लम खड़ी हो रही है जी। आँखों में रेडिशपन आता है, ठीक है, खुजली होती है और थोड़ा बहुत पानी निकलता है आँखों से। बारिश की वजह से मौसम जो थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट इसी रिगार्डिंग ट्रीटमेंट लेने आए थे यहाँ पे PGI में हम। ये आँखों में बहुत धुंधला हो रहा है और मेरे को दिखाई नहीं देते छोटे अक्षर, और आँखें से पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है। थोड़ी सी ना ब्लरनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, खुजली भी हो रही है, रेडनेस भी हो रही है मौसम के हिसाब से, तो उसके लिए इलाज के लिए आए थे, थोड़ा सा चेकअप के लिए। जी, ये तो है वेदर स्पेसिफिक इश्यूज जो हम तो ये कॉमन सिम्टम्स यही होते हैं इनके, कि थोड़ा सा रेडनेस होगी, पानी आएगा और इरिटेशन होती है, आँख के अंदर होता है। तो आमतौर पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है, इसमें जैसे कोई दवाई लुब्रिकेंट्स कुछ डाल देते हैं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। इसका अपना एक साइकिल जैसे पर दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है या किसी में इसका ज़्यादा असर हो रहा है तो हो सकता है फिर कोई दूसरी स्पेसिफिक दवाई की ज़रूरत पड़े, तो उससे कि आगे
कोई आँख को नुकसान ना हो, उसको प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है दिखाना अगर कुछ आपको सिम्टम्स बढ़ते नज़र आते हैं तो यू नीड टू जी कॉन्टेक्ट हाँ। और ये जो है ये सेल्फ लिमिटिंग है थोड़े दिनों में, अदरवाइज अपने आप उसको जाना है, अपना टाइम लेके। जी जी। हाँ, अगर बैक्टीरियल है तो थोड़ा अलग चीज़ होती है, उसकी फिर दवाई तो की वो ज़रूरत कैसे पड़ती है। पता चलता है कि क्या जैसे सिम्टम डिफरेंस जो है? जैसे सिम्टम अभी बात कर रहे थे, ये मोर माइल्ड सिम्टम्स है, वायरस के यूजुअली लेते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल होता है उसमें पानी ज़्यादा आएगा और उसमें वो ना डिस्चार्ज होता है, वो थिक होएगा, उसमें जैसे पस की तरह कोई चीज़ निकलेगी और आँख जो लिड्स हैं वो भी सोलन हो जाएंगी, आँख ज़्यादा लाल होएगी और उसमें कई बार पेन भी होता है उसमें। तो जब उस तरह का अगर सिम्टम है तो फिर आप मान के चलिए कि उसमें आपको जो डॉक्टरी सलाह है उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो बैक्टीरियल वाले इन्फेक्शन, हाँ वो बैक्टीरिया हो सकता है, तो उसके लिए फिर उसके लिए अलग से उसको सो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर तरह की इन्फेक्शन को एक ही समझते हैं कि हाथ उठ लग गए, किसी को था, मुझे भी हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि अगर ऐसे जर्नल माइल्ड सिम्टम्स हैं तो इट्स वायरल, आप हाइजीन बना के रखिए, कुछ दिनों का साइकिल है, ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं है, डिस्चार्ज जैसा कुछ है, पेनफुल है, स्वेलिंग है, देन इट कुड बी बैक्टीरिया, तो डॉक्टर को कंसल्ट उसके लिए कंसल्ट करना ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो वेदर स्पेसिफिक डिस्कशन हो गई डॉक्टर साहब। अब आते हैं आपके फील्ड पे। कौन सी ऐसी आईज़ की इश्यूज़ हैं जिसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं और जिनको बहुत अटेंशन की ज़रूरत है? जी, मैं ज़्यादातर ग्लूकोमा पेशेंट्स में डील करता हूँ, तो जो मेरे पास जो ज़्यादातर पेशेंट ग्लूकोमा के ही आते हैं। जी, तो ग्लूकोमा से शुरू करते हैं। क्या है, बेसिक्स क्या हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए, कैसे डिटेक्ट करें ग्लूकोमा है या नहीं है? जी, जैसे जो ग्लूकोमा होता है जिसको काला मोतिया कहते हैं आम भाषा में, तो काला मोतिया में क्या होता है कि जैसे आँख है वो एक कैमरे की तरह होती है जी। और जो कैमरे में जो फ़ोटो कैप्चर हो रही है वो कहीं जाएगी, वो दिमाग में जाएगी और देखेगा दिमाग उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो आँख उसका फ़ोटो ले रही है सीन का और दिमाग उसको इंटरप्रेट करेगा। अब ये जो सिग्नल है वो दिमाग तक पहुंचना ज़रूरी है, तो वो सिग्नल पहुंचता है एक नर्व के, एक नस के ज़रिए, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो जो काला मोतिया है उसमें जो आँख और दिमाग के बीच की जो कनेक्शन है, जो ऑप्टिक नर्व है, वो डैमेज हो जाती है। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ दर्शक हैं जो अपने कुछ सवाल जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आँख में मेरे मोतिया है जी, दोनों में लेंस भी डला हुआ, फिर में जाड़ा आता है, आँखों में दिखता नहीं है, दो चेहरे भी दिखते हैं, दूर तक नहीं दिखता है। जो मौसम है उसमें चेंजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा आइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मुझे स्ट्रेन पड़ती है और जैसे ही हम अंदर से बाहर निकलते हैं रूम टेम्परेचर से, तो आइज़ में बिल्कुल एकदम से धूप पड़ती है और हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। कोई एक आंख बंद करके अगर मैं देखता हूँ तो एक काला सा धब्बा नज़र आता है, एक तरफ का व्यू जो है वैसे चांद के जैसे कट जाता है। अच्छी जो भी टारगेट है, जो कोई मेरा विजन है, वो थोड़ा सा इधर दाईं तरफ खिसक जाता है। मेरी आँखों में चिट्टा मोतिया आ गया है और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है और छोटे अक्षर बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं मेरे को। अब मेरे को ऑपरेशन लिखा है डॉक्टरों ने। मेरी आँखों में दिक्कत आ रही है, मेरी आँखें गोल घूम रही हैं और मुझे धुंधला दिख रहा है और जब मैं पढ़ती हूँ तो छोटे अक्षर मुझे दिखाई नहीं देते। आज से 4 दिन पहले सिर में दर्द होया, चक्कर सा आया, बस 1 लाख तो उसनी कम होगी। धुंधला धुंधला दिखता, दूर से साफ दिखता, नेड़े से बिल्कुल नहीं दिखता। जी डॉक्टर साहब, तो ये क्या सारे सिम्टम्स ग्लूकोमा से रिलेटेड नहीं, देखिए यही बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, जो इन्होंने आपने दिखाया इसका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसमें जो भी सिम्टम्स हैं इसमें ये किसी और चीज़ के हैं, जैसे कैटरेक्ट है या या कोई और प्रॉब्लम है, जैसे रिफ्रैक्टिव एरर है, तो चश्मे का नंबर है। काले मोतिये में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक पेशेंट थे जिन्होंने ये बोला कि मेरे के सिर में दर्द हुई थी और उसके बाद थोड़ा सा धुंधला नज़र आना। तो काले मोतिये में कई बार ऐसा हो सकता है कि हेडेक होती है, आँख में दर्द होती है और थोड़ा सा पानी आएगा और आपको धुंधलापन नज़र आएगा। तो वो एक सिम्टम है जो काले मोतिये कई बार हो सकता है। और वो भी बहुत कम लोगों में होता है। यूँ कह लो कि अगर 100 मरीज काले मोतिये के हैं तो उसमें सिर्फ 4-5 लोगों को ऐसा होगा। 90-95% लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं होता। तो उनको पता ही नहीं चलता कि काला मोतिया है या नहीं। उनको तब पता चलता है जब नज़र बहुत कम हो जाएगी, जब देखना बहुत कम हो जाए तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, या फिर उनको लगेगा कि जो सामने तो दिख रहे हैं लेकिन जब वो चलते फिरते हैं तो चीज़ों से टकरा जाते हैं।
ओके। तो उस टाइम पे उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तब उनको पता चलता है कि नहीं, आंखों का चेकअप होना चाहिए, और उस टाइम पे फिर वो काले मोतिये का जो है डिटेक्शन होता है। सो ये बाकी जो सिम्टम्स हैं ये ज़्यादातर कैटरेक्ट कुछ कैटरेक्ट के थे, कुछ चश्मे का नंबर कम होने की वजह से थे, है ना। तो एज उस तरह स्पेसिफिक से भी होता है ये काला मोतिया की? जी हाँ, एज? जी हाँ, ये आमतौर पे ये 40-45 इयर्स के बाद शुरू होता है। वैसे काले मोतिया तो एक कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर और भी कंडीशंस रहती हैं। कुछ एक ऐसी कंडीशंस है वो पहले भी हो सकती हैं। तो काला मोतिया, अगर सिर्फ काले मोतिया की बात करें तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होंगे वो 40 या 40 प्लस कह लीजिए, 45 के आसपास, उसके बाद शुरू होगा ये। ओके, तब तक सेफ है। और इसका वही है कि इसका कोई वो तो सिम्टम्स तो नज़र नहीं आते हैं, नहीं होता, तो फिर इस ऐसे में क्या आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि क्या परहेज़ है इसका, क्या करना चाहिए कि एक चेक रह सके? जी, इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि 40-45 ईयर्स के आसपास एक आंखों का चेकअप, एनुअल चेकअप होना चाहिए। एनुअल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम होता है जब आपको नज़दीक की नज़र भी कम हो जाती है और आपको चश्मा लगाना पड़ता है नज़दीक के लिए। तो आम तौर पे लोग जाके कभी वो ऑप्टिशियन की दुकान पे ही बना ले लेते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो चश्मा तो बना देते हैं, लेकिन वो आंख का पूरा चेकअप नहीं होता, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग से बाहर होता है। उस टाइम पे एक अच्छा चेकअप ज़रूरी है। तो एक बार ये हो गया कि काला मोतिया नहीं है, सफ़ेद मोतिया नहीं है, तो फिर आप चश्मा बनाइए, जहाँ से बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस टाइम पे जब आंखों के चेकअप के लिए आप जाएंगे तो उसमें ये ज़रूर पूछे कि मेरे को काला मोतिया तो नहीं है या सफ़ेद मैं वही मोतिया कहने तो वाली थी कि अगर हम जर्नली जाते हैं आइज़ दिखाने तो वो आपका ये चेक करते हैं, आपका नंबर चेक करते हैं, आइज़ देख लेते हैं। एक आजकल तो वो बहुत अप टू द मार्क मशीन्स हैं कि आपका रेटिना चेक होता है, एंड दैट्स इट। वो और आगे जब वो रेटिना चेक करते हैं तो उसमें काला मोतिया भी चेक हो जाता है उस टाइम पे। और उसके अलावा आँख का जो आई साइट देखते हैं और आँख का प्रेशर देखते हैं। तो काले मोतिये का जो चेकअप होता है उसमें जो 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आँख जो आई साइट देखते हैं, वो आई साइट आमतौर पे नॉर्मल होती है, और जैसे मैंने बताया कि वो बहुत देर बाद उसका इफेक्ट होता है। लेकिन आँख का प्रेशर होता है, तो जैसे ब्लड प्रेशर है ना, वैसे आँख का भी एक प्रेशर होता है। तो जैसे आँख जैसे बॉल की तरह है ना, अगर प्रेशर नहीं होगा तो वो चिपक जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो फिर वो बस तो नहीं होगा, लेकिन डैमेज होगा। तो आँख का जो प्रेशर है वो एक ऑप्टिमल रेंज में होना चाहिए, उसको मापा जाता है जब देखते हैं। उसके अलावा जो आँख का जो मैंने बताया कि इसका जो डैमेज है वो ऑप्टिक नर्व पे, इसका असर जो है वो ऑप्टिक नर्व पे होता है। तो ऑप्टिक नर्व को देखने के भी तरीके होते हैं। तो जब डॉक्टर रेटिना का एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे ऑप्टिक नर्व का भी एग्जामिनेशन साथ ही हो जाता है। अच्छा, ओके। तो इसलिए वो चेकअप अगर कुछ सिम्टम होगा तो उनको वहीं से पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसा लगेगा, हाँ, अगर कोई साइन होगा कुछ काले मोतिये का तो वहीं से पता चल जाएगा। उसके बाद अगर उसमें शक है कि काला मोतिया हो सकता है तो फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस आगे की जाती हैं। जी। इससे कुछ बाकी की जो आजकल एक बहुत जर्नल सी प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, वो ऑलमोस्ट बहुत यंगर एज ग्रुप से ही आजकल देखने को मिलती है। उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पर? जी हाँ, काला मोतिया वैसे तो अलग चीज़ है, लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं तो ये इसको फिर कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं, और थोड़ा सा काले मोतिया का रिस्क भी आई थिंक थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी, ओके। तो अब इसके अलावा बात करते हैं जो आजकल का लाइफस्टाइल है उस पे आँखों का। कोई भी एज ग्रुप है, हम मीडिया से दूर और डिवाइसेस से दूर नहीं हैं, ना छोटा बच्चा है ना बुजुर्ग है। आई थिंक वही मेन चीज़ है, थोड़ी देर भी शायद फ़ोन दूर रखना मुश्किल काम है। और इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट है और क्या हमारे फूड हैबिट्स का इफ़ेक्ट है आइज़ की हेल्थ पे? जी, इससे पहले थोड़ा काले मोतिया का एक पॉइंट जो ज़रूरी है वो कवर कर देता हूँ, क्योंकि एक तो जो प्रेशर की उम्र की बात की कि 40-45 के बीच में चेकअप होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ लोग जो ये पहचानना ज़रूरी है कि उनको रिस्क किसको ज़्यादा है काला मोतिया होने का। ओके, ये भी पता ये हाँ, तो कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। तो उसमें होता है कि अगर किसी के आपकी फैमिली में किसी के काला मोतिया है तो आपको भी ज़्यादा रिस्क है। अगर किसी भाई बंधु या ब्रदर सिस्टर को है तो आपका 5 टाइम से ज़्यादा है आम पब्लिक के होने से।
एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपकी आँख में कोई चोट लगी हो बचपन में, तो वो बाद में काला मोतिया उसमें बन सकता है। या आपकी आँख में कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई हो पहले से, तो बाद में काला मोतिया बन सकता है। जो लोग चश्मा लगाते हैं, जैसे मैंने मायोपिया जिसको मैंने लगा रखा है, तो जो मायोपिया जिनको होता है, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहते हैं, तो उनको भी काला मोतिया होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। तो बाकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का तो आपने बताया कि अगर हो तो भी रहना चाहिए। तो जिनको काला मोतिया होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा जागरूक रहना है और उनको हर साल चेकअप करवाना ही करवाना है। बहुत सिंपल सी बातें हैं। अगर आपकी कोई आई सर्जरी या कोई इंजरी हुई है तो आप उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे काले मोतिये के लिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। उसके अलावा जो आप दवाइयाँ डालते हैं, कई बात है ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि रेडनेस होगी, पानी हो गया, और थोड़ा केमिस्ट से जाके कोई दवाई ले ली और उससे ठीक भी हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें जैसे आई एलर्जीज़ होती हैं, वो काफ़ी कॉमन है ना, यंग एज में खासकर। तो उसके लिए कभी कभी जब ज़्यादा होता है तो उसमें कोई स्टेरॉइड्स वगैरह भी डाल देते हैं, स्टेरॉइड ड्रॉप्स डाल देते हैं। तो ये देखा गया है कि अगर अनसुपरवाइज अगर आप मेडिकेशन करते हैं, खासकर स्टेरॉइड डालते हैं, तो कुछ पीरियड के बाद जो आँख का प्रेशर वो बढ़ जाता है और उससे भी काला मोतिया हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे भी कंपोजिशन में कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट है जो स्टेरॉइड इन जनरल कह लीजिए आप, हाँ, जैसे डेक्सामेथाजोन है, बीटामेथाजोन है, प्रेडनिसोलोन है, तो ये ड्रॉप्स आम मार्केट में मिल जाती हैं। और हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है, कॉमन मैन को, तो वी डोंट चेक ना कि इसमें कौन सी कंपोजिशन है, क्या हार्मफुल है, क्या नहीं है। केमिस्ट ने बोल दिया ये ठीक है तो हम ले। बड़ी सारी जो एंटीबायोटिक है जैसे ड्रॉप्स है, उसमें स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसमें भी अगर प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये भी एक ज़रूरी है, इसको ध्यान में बहुत ज़रूरी है। जी। और वैसे भी आजकल तो मोबाइल में ही डॉक्टर है, तो जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं बिना वेरीफाई किए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो मेडिसिन डालते हैं उसकी कंपोजिशन में जो सॉल्ट डले हैं उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी के नहीं डालिए, वो इतनी सीवियर कंडीशंस तक पहुंचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं फूड हैबिट्स और डिवाइसेस से रिलेटेड, तो इनका क्या इसमें देखिए, अब ये तो जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर स्क्रीन है, अब ये तो अनअवॉइडेबल ही है बेसिकली, क्योंकि आजकल अब लाइफस्टाइल ऐसा है, इनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इसको आप कैसे यूज़ करें ताकि इसमें हेल्थ में आपका इशू ना हो, खास कम से कम नुकसान हो। तो उसमें वही होता है कि एक तो जो स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, खासकर जो कॉन्टीन्यूसली जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो उसमें एक होता है, ये रहता है कि आप हर 20-25 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। तो उसमें होता है 20-20 जिसको रूल हम कहते हैं, या 20 मिनट अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो उसके बाद 20 सेकंड्स के लिए आप इधर उधर देख लीजिए, थोड़ा ब्लिंक कर लीजिए, आँख को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इसमें होता है कि जब आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं, जब बहुत फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो आपका जो ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है। तो नॉर्मली हम 1 मिनट में 15-16 बार ब्लिंक करते हैं, लेकिन जब हम कोई फोकस काम कर रहे होते तो ब्लिंक रेट आधा रह जाता है। तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी आंखों की जो नमी है, जो टीयर है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसमें वो ड्राइनेस हो जाती है और उसकी वजह से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, आजकल जैसे गर्मियों का और आज का भी मौसम है, तो इसमें ज़्यादातर लोग एयर कंडीशनर में बैठे होंगे, तो एयर कंडीशनिंग जो होती है वो भी थोड़ा ड्राइनेस कर देती है। तो एक तो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, साथ में आपका एनवायरनमेंट ड्राई है, तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके फिर, और अगर पंखा भी चल रहा तो हवा आ रही है, आंखों में हवा लग रही है, तो वो भी जो आपकी टीयर फिल्म है उसको वो ड्राई कर देती है, तो उससे फिर ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ। एक तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है जी, और क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या है ये? कलर ब्लाइंडनेस में भी थोड़ा ये जो पैदाइशी ही होता है एक तरह से, क्योंकि जो हमारे आँख है उसके अंदर अलग अलग कलर को देखने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। मतलब तीन तरह के सेल्स होते हैं जो रेड, ब्लू और ग्रीन को देखते हैं, और बाकी जो कलर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो इसमें होता है कि कुछ लोगों में वो बाय बर्थ वो डेफिशिएंसी होती है कि वो एक तरह के जो सेल्स हैं या 2 तरह के सेल्स हैं वो है नहीं। तो जो कलर वाले सेल्स हैं होते हैं नहीं, उसका ऐसे तो कोई क्योर नहीं होता, क्योंकि वो एक जो आप कह लें कि जो बॉडी का जो जेनेटिक सिस्टम इस तरह का बना है कि वो रहेगा।
तो मतलब इतनी एडवांसमेंट हो रही है तो रिसर्च उस जी हाँ, उसका कर रहे हैं, उसका एडवांसमेंट बहुत हो रही है, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है क्योंकि वो जेनेटिक डिफेक्ट है, तो जो जेनेटिक्स की जो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, और वो भी बहुत सेंसिटिव चीज़ को। हाँ, और ऐसे ही नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो एक एज के बाद आई बिलीव होती है, या वो भी जेनेटिक? नहीं, उसमें भी जेनेटिक भी होता है, उसमें दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जो आँख जो पर्दा है, तो आँख का जो रेटिना है, आँख का पर्दा, तो उसमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। कुछ होते हैं वो तो जैसे कलर देखते हैं, और जो कलर वाले सेल्स हैं वो उनके लिए लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो डे लाइट में ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन कुछ एक सेल्स होते हैं जो अंधेरे में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हमारी जो रेटिना है उसमें अगर कलर वाले सेल्स की डेफिशिएंसी है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर बिल्कुल जो सेंटर वाले सेल्स हैं अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पढ़ने लिखने में, देखने में प्रॉब्लम होगी, लाइट में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो डार्क में देखते हैं, जैसे रॉड्स हम कहते हैं, चीज़ जो वो जो सेल्स हैं अगर वो कम हो जाएंगे तो दिन को तो आपको दिखेगा, क्योंकि वो आपके डे वाले सेल्स ठीक हैं, फोटो रिसेप्टर्स जिनको कहते हैं। लेकिन जो नाइट वाले वो कम है, तो फिर आपको अंधेरे में नहीं दिखेगा। तो ये बाई बर्थ भी हो सकता है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी होता है। तो जिन लोगों को विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, कम होती है, उनके जो सेल्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन वो रिकवर हो जाती है। तो जब आप उनको विटामिन ए दे देंगे तो रिकवरेबल है। जी हाँ। कुछ एक डिजीज़ होती हैं वो यूँ कह लो कि वो जेनेटिक्स जीन से रिलेटेड होती हैं, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो अंधेरे में ज़्यादा काम आते हैं, वो वो डिजनरेट हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। जी, पर वो रिकवरेबल है? उनका रिकवरेबल नहीं होता। हाँ, उसके लिए इलाज चल रहा है, जीन थेरेपी वगैरह, उसके लिए कुछ एक कंडीशन है जिनके जीन थेरेपी एक्चुअली अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, लेकिन अभी वो कॉमन यूज़ में नहीं है अभी। हाँ, वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ में कह सकते हैं। तो अब कुछ ऐसे फूड्स, जैसे आपने कहा कि विटामिन ए से एक तरह की डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है एक सप्लीमेंट के साथ, तो कुछ कौन से ऐसे फूड्स हैं और कौन सी ऐसी, क्या आइज़ की भी कोई एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे हर बॉडी पार्ट के लिए कि नीज़ में ये दिक्कत है तो आप पर्टिकुलरली ये कीजिए, तो वो फूड्स और क्या एक्सरसाइजेस हैं जो फूड का बैलेंस डाइट, तो उसमें यह है कि आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट रहने चाहिए, और मल्टी कलर्ड, लाइक ग्रीन, रेड, येलो, व्हाटएवर। तो उसमें क्या होता है कि आपको हर तरह के जो वाइटामिन्स और मिनरल्स जो चाहिए वो उसमें आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये कोई ख़ास चीज़ है। हाँ, अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए उसको सप्लीमेंट करना उस टाइम के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसको सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन आम हेल्दी आदमी के लिए तो हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट बेटर है। जी। और एक्सरसाइज आँख की ऐसा सच नहीं होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको यूँ कह लो कि मसल्स की थोड़ा वीकनेस है किसी वजह से, तो उनके लिए थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलर एक्सरसाइज है जिससे। हाँ, ऐसा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, दिमाग में बार बार आ रहा है, कॉन्टेक्ट लेंसेज बहुत यूज़ में हैं, और आजकल तो वो एक तरह की लग्जरी बन चुके हैं, कलर्ड आते हैं, ये आते हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना शुरू करते हैं तो उससे पहले एक कंसल्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी के लिए हर कॉन्टैक्ट लेंस सूटेबल नहीं हो सकता। जिन लोगों को ड्राई आइज़ हैं, जिनकी आंखों में नमी कम है, अगर उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे तो वो टॉलरेट नहीं होगा और उसमें साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ इसमें होती है कि अगर जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसका फिट भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर वो अच्छे से फिट नहीं है तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे कॉर्निया, क्योंकि आप जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो कॉर्निया के ऊपर लगा रहे हैं, जो पुतली है उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो वो कॉर्निया को डैमेज कर सकता है अगर फिट ठीक नहीं है तो अगर ड्राइनेस नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अपना सरफेस ठीक है और अच्छे से फिट किया है, तो आप अंडर सुपरविजन उसको लगा सकते हैं। तो उसमें कि अपने आप नहीं लगाना चाहिए वो भी, जैसे आजकल होता है ना यूनिवर्सल वियर कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, ऑनलाइन ही ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, तो उसमें
हो सकता है वो काफ़ी सारे लोगों को तो बात बन जाती है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पे उसकी वजह से प्रॉब्लम साइड इफेक्ट्स हो साइड सकते इफेक्ट आ हैं। सकते जी, हैं, जी। लेकिन उसमें भी जैसे अगर किसी को ड्राइनेस है या कुछ ऐसा है फिर ज़्यादा स्पेशली वो हाँ, तो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगवाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जी, यह है कि आप जी। कंसल्ट कीजिए अबाउट द ड्राइनेस ऑफ द आईज कि आपकी हाँ, टीयर ड्राइनेस के लिए वो सारा देखेंगे कुछ और जी, कोई जी। सरफेस ठीक है कि नहीं है, कुछ जी, और जी। भी ओनली बीमारियां होती देन हैं। कॉन्टेक्ट एक लेंसेज को बार प्रेफर हाँ, करना हाँ जी, चाहिए। एक बार जी, जी। ज़रूरी होना चाहिए जी, उसको। बातें जी। बहुत सारी हैं और बहुत सारी चीज़ें और जानना चाहते हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आज के लिए डॉक्टर साहब बहुत जानकारी मिली है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम टेक्निकली सुनते हैं या नहीं जानते हैं वो हमें जानने को मिली हैं। आज के लिए हेल्थ शो में इतना ही। अगली बार फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके रूबरू होंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।